एक शांतिपूर्ण घर में एक मध्यम आयु का दंपति बेहद सुकून और प्यार से साथ रहता था। पति का नाम जॉर्ज था, जो रिटायरमेंट के बाद निश्चिंत जीवन जी रहे थे। उनकी पत्नी संद्रा हमेशा मुस्कुराती हुई। आर्थिक तौर पर उनकी जिंदगी लंबे समय से पूरी तरह मजबूत थी। कोई चिंता बाकी न थी, बस बुढ़ापे के सुहाने पलों का मजा ले रहे थे, चाय की चुस्कियों के साथ। उस दिन का इंतजार खास था, क्योंकि उनका इकलौता बेटा जिमी, जो अफगानिस्तान में सिपाही के रूप में ड्यूटी कर रहा था, छुट्टी पर घर पहुंचने वाला था। जॉर्ज और संद्रा अपनी खुशी ही छिपा न सके। आंखों में चमक आ गई। दोनों ने फौरन रसोई गुलजार कर दी। जिमी के पसंदीदा व्यंजन बनाते हुए लंबे वक्त के बाद बेटे को गले लगाने का वो पल नजदीक आ रहा था। इस बीच शहर के बाहरी इलाके में एक खतरनाक गिरोह के गुंडे गुपचुप तरीके से एक बड़ी चोरी का मास्टर प्लान तैयार कर रहे थे। उनका निशाना एक अमीर औरत थी, जिसने अभी अभी बैंक में भारी लेन देन किया था। हफ्तों से वो इसकी नजर में थी। उसके बैग में हमेशा मोटा कैश भरा रहता। ये राज्य वो गुंडे अच्छे से जान चुके थे। इस बार ऐसा सुनहरा मौका हाथ से जाने न पाने का फैसला कर लिया। कुछ ही पलों में वो औरत बैंक के दरवाजे से बाहर निकली, अपनी चमचमाती नारंगी रंग की लग्जरी गाड़ी में सवार हुई और तेजी से गति पकड़ ली। लेकिन उसे काबू में न था ये एहसास कि पीछे से मास्क लगाए लुटेरे उसका पीछा करना शुरू कर चुके थे। जैसे ही उसकी गाड़ी पुल पार कर रही थी, हालात अचानक बेकाबू हो गए। औरत घबरा गई जब उसने देखा कि सड़क पर गुंडों का झुंड उसकी गाड़ी को घेर कर रोक लिया। ठीक उसी पल मिस्टर जॉर्ज की गाड़ी संयोग से उधर से गुजर रही थी। उन्होंने सारा हादसा अपनी आंखों से देख लिया। उन्होंने बिना सोचे समझे गाड़ी रोकी, बाहर निकले और गुंडों को भगाने की कोशिश में कूद पड़े। गिरोह में से एक गुंडे का नाम जोशुआ था, जिसे ये दखलंदाजी बिल्कुल मंजूर न थी। जोशुआ जॉर्ज की ओर तेजी से लगा और बेसबॉल बैट से उसके कलाई पर जोरदार प्रहार किया। आत्मरक्षा में जॉर्ज का हाथ फौरन उठा। उसने सीधा मुक्का जोशुआ के चेहरे पर जमा दिया, जिससे बैट जमीन पर खनखनाकर गिर गया। जॉर्ज ने फुर्ती से वो बैट उठा लिया और गुस्से में पागल होकर जोरदार झटका मारा। जोशुआ का सिर चटक गया। वो पीछे लुढ़क गया और सड़क पर बेजान लेट गया। उसी वक्त बाकी लुटेरों को दूर से पुलिस की सायरन की आवाज सुनाई दी। पकड़े जाने के डर से वो सब घबरा गए और भागने को मजबूर हो गए। भागते हुए भी उन्होंने जॉर्ज को धमकी भरी नजरों से देखा और जोशुआ को सड़क पर बेजान लेटे छोड़ दिया। किसी को अंदाजा न था कि वो एक बार कातिल साबित होगा। बाद में पता चला कि जोशुआ को सिर में गहरी चोट लगी थी, वो मर चुका था। इंस्पेक्टर स्पेंसर हॉलैंड घटनास्थल पर मौजूद थे और पूरे मामले को भांप गए। उन्होंने अफसोस जताया कि इतना नायाब हस्तक्षेप किसी की जान ले बैठा। भले ही जोशुआ अपराधी गिरोह का गुर्गा था, फिर भी जॉर्ज पर हत्या का मुकदमा चल गया और उसे गिरफ्तार कर लिया गया। दूसरी ओर भागे हुए लुटेरे अपने अड्डे पर लौटे, जो वॉरेन के नेतृत्व में एक गुप्त अखाड़ा था। वॉरेन को मिशन की नाकामी की खबर सुनकर सदमा लग गया, लेकिन जब उसे पता चला कि जोशुआ, उसका अपना सगा छोटा भाई, घटनास्थल पर मारा गया, तो उसका गुस्सा नफरत की आग में बदल गया। उसी पल वॉरेन ने अपने आदमियों को हुक्म दिया, जॉर्ज को ढूंढो, चाहे जिंदा पकड़ो या मुर्दा ले आओ, बदला तो लेना ही है। उस काली रात वॉरेन ने अपने खौफनाक साथियों डेनिस, रॉब और रायन के साथ मिलकर जॉर्ज का घर का सटीक पता ट्रैक कर लिया। जैसे ही सही मकान की पुष्टि हुई, वो चुपके से दरवाजे तक पहुंचे और झोर झोर से धड़कने लगे, मानो मौत का साया आ गया। उसी पल से घर में तबाही मच गई और संद्रा को उनके ही आंगन में बेरहमी से कत्ल कर डाला गया। खून से लाल हो गई वो शांतिपूर्ण कोठी। दर्द और खूनी रात का ये काला अंत था। जिमी अफगानिस्तान से अभी अभी लौटा था कि उसे ये करारा झटका सुनकर दुनिया ही उजड़ गई। अपनों के अचानक चले जाने की ये खौफनाक खबर जिमी पर बिजली की तरह गिरी। हालात इतने असामान्य और उलझे हुए थे कि वो इसे दिल से मान ही ना सका। आंसुओं में डूब गया। अपने छोटे से अपार्टमेंट में अकेले बैठे फोन पर ग्रिफ का वॉइस मैसेज आया। वो उसका करीबी दोस्त और ईमानदार पुलिस वाला था। मैसेज में ग्रिफ ने गहरी संवेदना जताई जिमी के माता पिता के लिए और कसम खाई कि वो इस केस की परत दर परत खोलेगा, हर हाल में दोषियों को सलाखों के पीछे धकेल देगा। जबकि जिमी का दिमाग अभी भी गम और गुस्से के तूफान में डूबा उलझा हुआ था। उसने अपार्टमेंट का दरवाजा ठोककर बाहर निकलने का फैसला किया और माता पिता के घर से करीब 40 मील दूर एक मशहूर बार की ओर रवाना हो गया। बार में घुसते ही उसने एक जोरदार ड्रिंक मांगा, काउंटर पर झुका और बारटेंडर टेरी से तीखे सवाल ताबड़तोड़ दागने लगा, क्योंकि जिमी को पक्का यकीन था कि इसी शख्स को सारी सच्चाई मालूम होगी, मम्मी पापा की मौत का राज और उसके पीछे का काला हाथ। लेकिन टेरी ने सावधानी बरती, चेहरा सख्त कर लिया, मुसीबत के चंगुल में फांसने से कड़काई से इनकार कर दिया। टेरी ने जानबूझकर झूठ का पर्दा ओढ़ लिया, ऐसा नाटक किया जैसे कुछ जानता ही न हो। बार का पूरा माहौल पल भर में चाकू की धार जैसा तनावग्रस्त हो गया। सांसें थम सी गई। आखिरकार जिमी के लगातार दबाव और सख्त नजरों के आगे टेरी का ढोंग टूट गया। वो हार मानकर जो जानता था सब उगलने को विवश हो गया। उसने कबूल किया कि हादसे वाली काली रात को जिमी के माता पिता के घर से भयानक चीखें गूंज रही थीं, ऐसी दिल दहला देने वाली पुकारें जो कानों में घनघनाहट भर दें।
कुछ ही मिनट बाद उसने 3 संदिग्ध मर्दों को घर से फरार होते देखा और तभी अचानक भीषण आग की लपटें भड़क पड़ी। जोरदार धधकती ज्वाला ने पूरा घर लपेट में ले लिया, सब कुछ राख कर दिया। गुंडों के चंगुल में फांसने की हिम्मत न हुई, इसलिए टेरी ने बस फायर ब्रिगेड को फोन घुमाया और खामोश हो गया। उस छोटी सी सूचना के साथ जिमी अपने माता पिता के पुराने घर की ओर लौट आया। उसकी आंखों के सामने अब बस मलबे का ढेर था, जले हुए फर्नीचर के टुकड़े, चारों ओर उदासी और राख का सन्नाटा। जिमी बुत की तरह खड़ा रहा, बिना रूह का शख्स बनकर सब ताकता रहा, न रोया न बोला, बस खाली नजरों से देखता रहा। राख के ढेर में से उसने एक छोटी सी फोटो उठाई जिसमें उसके जिंदा मम्मी पापा के साथ वो मुस्कुराता हुआ था। वो छोटी फोटो उसे और उसके दर्द को चाकू की तरह चुभोए रखी, कोई राह भटक न सके। ठीक उसी पल ग्रिफ चिंता भरे चेहरे के साथ प्रकट हुआ, जिमी को सांत्वना देने का इरादा लिए। लेकिन जिमी को तरस की जरूरत न थी। उसने ग्रिफ को मजबूर किया कि साफ साफ बताए कौन थे उसके माता पिता के कातिल। मगर ग्रिफ ज्यादा मदद न कर सका, क्योंकि अपराधियों ने सबने मास्क पहन रखे थे। पुलिस के लिए उनमें पहचानना नामुमकिन था। अगली सुबह माता पिता की कब्र जियारत करने के बाद जिमी ने खुद को संभालने की कोशिश में एक चर्च के पास रुक गया। थोड़ी ही देर में उसकी पत्नी मॉर्गन भी उसे काफी ढूंढती हुई वहां पहुंच गई। मॉर्गन जिमी को घर ले जाना चाहती थी, क्योंकि वो उसके मानसिक हालात को लेकर बेहद फिक्रमंद थी। लेकिन जवाब में उसे मिला बस ठंडा और दूर का व्यवहार। दोनों के रिश्ते पहले से ही टूट फूट चुके थे, दरअसल तलाक के कगार पर खड़े थे। इसलिए इस वक्त मॉर्गन का आना भी जिमी को अपनी तन्हाई के खोल से बाहर न खींच सका। वक्त तेजी से गुजरता जा रहा था। एक दिन जिमी एक कॉफी शॉप में बैठा, एक कप कॉफी मंगवाया और चुपचाप गहरे चिंतन में डूब गया। थोड़ी ही देर में उसकी नजर पड़ी दुकान के अंदर एक मर्द उसे घूर रहा था और बाहर भी एक और खड़ा था, मानो निगरानी कर रहे हों। तभी जिमी का फोन बज उठा, ग्रिफ का कॉल था। दोनों ने कार में मिलने का तय किया। वहां ग्रिफ ने जिमी को एक यूएसबी ड्राइव थमा दी। उसमें सिक्योरिटी कैमरों से निकाला गया वीडियो था। एक BMW गाड़ी चला रहे वॉरेन नाम के शख्स का। रात हो चुकी थी। जिमी के अंदर का गुस्सा अब काबू के बाहर हो चुका था, ज्वालामुखी की तरह फट पड़ने को बेताब। ग्रिफ द्वारा दिए गए पते के सहारे उसने वॉरेन का फिटनेस सेंटर ढूंढ निकाला। वॉरेन ने अभी वर्कआउट खत्म किया था, जिम से बाहर निकल रहा था और अपनी चमचमाती गाड़ी में सवार होने को था कि पीछे से एक कार ने जोरदार ठोकर मार दी। टक्कर से वॉरेन का खून खौल उठा। लेकिन जब जिमी ने उसके चेहरे पर लपेटी काली थैली हटाई तो वॉरेन को हकीकत का एहसास हुआ। वो दहशत में कांपने लगा। ड्राइवर सीट पर मजबूती से बंधा हुआ, कोई रास्ता बच न था। वॉरेन का खौफ आसमान छूने लगा जब उसने जिमी को बिन हिले डुले शांत चेहरा लिए कार के हर कोने पर पेट्रोल की धार उड़ेलते देखा। साथ ही मजबूर कर रहा था कि बाकी साथियों के नाम उगल दे जो उसके माता पिता के कत्ल के गुनहगार थे। आखिरकार दबाव में टूटकर वॉरेन ने सब राज खोल दिए। लेकिन जिमी ने ठान लिया था, वादा निभाने का सवाल ही न था। नफरत की काली आग ने उसके अंदर का हर जज्बा जला डाला। न दया बची, न हिचकिचाहट का नामो निशान। उसी पल जिमी ने सिगरेट जला ली। लौ की चमक में वॉरेन का आखिरी साया मिट गया और वो जगह छोड़ दी। फिर जिमी ने अपनी पत्नी मॉर्गन के घर रुख करने का मन बना लिया। दोनों के बीच का माहौल शुरू में बेहद भारी और उदास था। हवा में तनाव लटका हुआ, पुरानी तकरारों और नोक झोंक की गूंज अभी तक कानों में गूंज रही थी। लेकिन धीरे धीरे सब कुछ नरम पड़ने लगा जब मॉर्गन ने संयोग से जिमी के पेट पर लगी वो गहरी खूनी चोट अपनी आंखों से देख ली। वो उसके फटे कपड़े सिलने में उसकी मदद कर रही थी। उसी पल मॉर्गन को सच्चाई का गहरा एहसास हुआ कि जिमी वो सब दर्द और जख्म सह रहा है जो उसके मुंह से कभी निकले ही नहीं, बस सीने में दबाए घूम रहा था। उधर जिमी की नजर टेबल पर पड़े तलाक के कागजात पर अटक गई। वही अर्जी जो पहले उसने खुद दाखिल की थी, शादी को तोड़ने का फैसला लेते हुए। लेकिन इस बार जिमी ने साफ साफ फरमा दिया कि वो अब ये कागजात कतई नहीं साइन करेगा। दोनों के बीच अजीब सी खामोशी छा गई। शब्दों का सिलसिला थम गया। उस असहज माहौल से बचने को जिमी खड़ा हो गया और जाने की इजाजत मांगने लगा। मगर मॉर्गन, जो लंबे अरसे से अपने शौहर की नजदीकी से महरूम थी, आखिरकार अपने अहंग को एक तरफ ढकेल दिया और उसी रात दोनों ने लंबे समय से दबे हुए तलब और जज्बात को बहने दिया। पुरानी आग फिर से भड़क उठी। अगली सुबह वॉरेन के मरने वाली जगह पर पुलिस का झुंड जांच पड़ताल में जुटा था। उनके साथ कुछ रिपोर्टर भी लाइव ब्रॉडकास्ट कर रहे थे। वॉरेन के गुलामों में से रॉब भी वहां पहुंच गया। अपनी आंखों से बॉस की बर्बर मौत देखकर दंग रह गया। रॉब अपने सदमे को छिपा न सका। उसी शाम रॉब और रायन ने गुप्त मीटिंग शुरू कर दी। वॉरेन की मौत ने सबके होश उड़ा दिए। ये एक बड़ा सवालिया निशान बन गया और शक की सुई तेजी से कैलेब पर घूमने लगी। बिना देर किए दोनों ने कमर कस ली और एक्शन लेने का फैसला कर लिया। रॉब और रायन सीधे कैलेब के अपार्टमेंट पर धावा बोल पड़े। दरवाजा तोड़कर अंदर घुसे और बंदूकों के नाल उसके मुंह पर तान दिए। हालात तार की तरह चट्टान हो चुके थे कि तभी कैलेब की गर्लफ्रेंड अचानक प्रकट हो गई। कैलेब ने फौरन सफाई देने की कोशिश की कि वॉरेन की मौत का गुनहगार वो नहीं है,
उधर दूसरी तरफ जिमी ने आखिरकार ग्रिफ वाला वो यूएसबी खोला। सिक्योरिटी कैमरे के वीडियो में जिमी ने साफ साफ देख लिया अपने पिता का वो नायाब हस्तक्षेप जब उन्होंने एक औरत को लूटने वाले 4 गुंडों को रोका था। ये फुटेज ने सारी तस्वीर को क्रिस्टल क्लियर कर दिया, हर राज्य खोल दिया। उसी शाम चारों नामों का पता चलते ही जिमी ग्रिफ के पास पहुंचा और गिड़गिड़ाया कि बाकी लोगों के पते ढूंढने में और मदद करे। वो यही मानता था कि इन्होंने उसके माता पिता का कत्ल किया। ग्रिफ को समझ आ गया कि जिमी हद पार कर रहा है, खासकर वॉरेन के साथ जो हादसा हो चुका। इसलिए उसने सख्त लहजे में नसीहत दी, रुक जा भाई, अब पुलिस को सौंप दे। लेकिन जिमी ने यह बात कबूल न की कि उसके माता पिता का इतना बेरहम कत्ल हो गया और वो सबको बस जेल की सजा देकर चुप्पी ओढ़ ले, ये उसके लिए नामुमकिन था। उधर ग्रिफ को एक और लूट का केस सौंपा गया जिसमें कत्ल भी हो चुका था। पीड़ित की पत्नी मिसेज रूबर्ट से पूछताछ करते हुए अपराधियों की शिनाख्त के बारे में पूछा तो वो बस यही कह सकी कि सब कुछ इतनी तेजी से हुआ कि चेहरों की शक्ल याद ही न रही। थोड़ी ही देर बाद डिटेक्टिव हॉलैंड वहां पहुंच गए। ग्रिफ ने हॉलैंड को ढूंढा ताकि केस की रिपोर्ट दे सके और तजवीज़ की उम्मीद की, लेकिन हॉलैंड ने गंभीरता से सोचने के बजाय मामले को हल्का कर दिया। कहा कि ये तो साधारण लूट का केस है, मान लिया। मिसेज रूबर्ट की बात को भी तवज्जो न दी। ग्रिफ ने हॉलैंड से ताकीद की, लेकिन वो केस को हल्के में लेते नजर आए। कहा कि ये मामूली लूट है और मिसेज रूबर्ट को अंत में बीमा के पैसे मिल जाएंगे जिससे वो खुश हो जाएंगी। ये रवैया ग्रिफ को गहरे सदमे में डाल गया क्योंकि कानून के रखवाले के मुंह से ऐसी बात शोभा न देती। उधर एक शानदार रेस्तरां में जिमी की मुलाकात हुई हनी से। उसके पुराने दोस्त से हनी अवैध हथियारों के धंधे के तारों से जुड़ा शख्स था और इस वक्त जिमी का उससे मिलना साफ बयान कर रहा था। उसे अपने दोस्त की मदद चाहिए थी आने वाले खतरनाक कदम के लिए। हनी के दखल और इकत्तेदार की बदौलत जिमी को हथियार हासिल करना नामुमकिन से आसान हो गया। कोई अड़चन ही ना पड़ी, सब एकदम चिकना। फौरन उसके बाद हनी उसे चून नाम के एक खतरनाक सौदागर से मिलवाने ले गया। आंखों के सामने हथियारों का खजाना सजा था, चमचमाती पिस्टलें, भारी राइफलें, हर किस्म का कातिल सामान। लेकिन जिमी ने ज्यादा तामझाम न किया, बस एक साइलेंसर वाली स्मूथ पिस्तौल ही चुन ली। खामोशी से काम करने वाली। रात गहरा चुकी थी। जिमी का खूनी मिशन चलता रहा। इस बार निशाने पर था डैनी। जिमी ने चुपके से डैनी का पीछा किया और देखा कि वो अपने ठिकाने से निकलकर दोस्तों से मिलने बार की ओर जा रहा था। जैसे ही डैनी बार में घुसा और वॉशरूम की ओर बढ़ा, उसे हकीकत का अंदाजा न था। अंदर मास्क पहने एक शख्स पहले से तैयार खड़ा था। जिमी ने अचानक हमला बोल दिया। डैनी वहीं धम से गिर पड़ा। जब होश आया तो डैनी को एहसास हुआ कि वो एक तंग बंद कमरे में कैदी बना हुआ है। सामने का शख्स बिल्कुल अजनबी। डैनी अभी हालात समझ पाता कि जिमी ने साफ कह दिया, आज रात तेरी मौत नजदीक है। ये सुनते ही डैनी पर घबराहट का पहाड़ टूट पड़ा। खौफ इतना गहरा गया कि उसे समझ ही ना आया उसने ऐसा कौन सा गुनाह किया जो ये काला साया उसके सिर पर मंडरा रहा। जिमी ने जानबूझकर डैनी को डर के चरम पर ले जाकर थरथराने दिया। तभी एक और ट्विस्ट आ गया। रोब को शक हुआ कि डैनी इतनी देर से गायब क्यों है, कुछ तो गड़बड़ है। उसने फोन मिलाया, लेकिन लाइन उठाने वाला जिमी था। फोन पर जिमी ने रोब को साफ बता दिया कि डैनी आज रात को नहीं बचेगा और कॉल काट दिया। रोब फौरन रवाना हुआ, मगर ये खाली धमकी न थी, हकीकत बन चुकी थी। जिमी ने अगला निशाना रायन को बनाया। उसने सीमेंट मिलाया और बिना एक पल हिचकिचाए डैनी के बेहद खौफजदा चेहरे को नजरअंदाज करते हुए, जो अब खुद पर काबू खो चुका था, कांप कांप कर तड़प रहा था, उस सीमेंट के गारे को सीधे उसके मुंह में उंडेल दिया। थोड़ी ही देर बाद पुलिस फिर घटनास्थल पर जांच के लिए पहुंची। डिटेक्टिव हॉलैंड भी वहां थे। उन्होंने फौरन डैनी की लाश के मुंह और गले में जम चुके सख्त सीमेंट को गौर से जांचा। ये विचित्र और खौफनाक केस ने हॉलैंड के होश उड़ा दिए। उसका पूरा ध्यान फौरन खींच गया। वो खुद ही इस तफसील को अपने काबू में ले बैठे। चेहरा जोश और लालच से चमक रहा था। इसे करियर का सुनहरा मौका मान लिया। प्रमोशन की चमकदार उम्मीद इस हादसे से जकड़ ली। घटनास्थल से रुखसत होते हुए हॉलैंड सुरागों के साए पर चिपक गए और सीधे टेरी के मशहूर बार तक पहुंच गए। पहले टेरी ने खुद ही पुलिस को बुलाया था बार के सिक्योरिटी कैमरों की जांच के लिए, क्योंकि हाल के दिनों में आसपास की चोरियां और गड़बड़ हरकतें उसे रातों की नींद उड़ा रही थी। बेचैनी हद पार कर चुकी थी। वीडियो फुटेज खुलते ही एक खतरनाक सीन नजर आया। एक शख्स दूसरे को कार में ठूंस रहा था। हॉलैंड ने वीडियो को पॉज किया, इमेज पर जूम इन किया और फौरन पहचान लिया वो शख्स जिमी था। अगली सुबह जब जिमी अपने अपार्टमेंट लौटा तो अचानक चारों ओर पुलिस का घेराव देखा। नकाबपोश अफसर इधर उधर मंडरा रहे थे। कोई चारा न सूझा तो जिमी ने फौरन यू टर्न लिया और पत्नी मॉर्गन के घर जाकर छिप गया। मगर थोड़ी ही देर में जिमी को न ढूंढ पाने पर पुलिस ने मॉर्गन के घर पर धावा बोल दिया। पुलिस ने लाउड स्पीकर पर ऐलान किया कि जिमी को हाल ही में जनता को हिलाने वाली हत्या की श्रृंखला का मास्टरमाइंड समझा जा रहा है। ये सुनते ही मॉर्गन का गुस्सा फूट पड़ा, चेहरा तमतमाया उठा। वो ये बर्दाश्त न कर सकी कि उसके शौहर को मीडिया में लगातार चले आ रहे कत्लों का गुनहगार ठहराया जाए। अगली सुबह जिमी ने खुद को संभालने की ठानी। मॉर्गन ने याद दिलाया कि सब मुद्दे सुलझाने के बाद वो वादा कर चुका था, इस जगह को छोड़कर उसके साथ नई जिंदगी शुरू करेगा, सुकून
सुकून भरी, खामोश वो बात कहकर जिमी चला गया। मॉर्गन को मिली जुली जज्बातों के साथ अकेला छोड़कर उसके चेहरे पर चिंता, गुस्सा और प्यार का मिश्रण था। जिमी एक शॉपिंग मॉल में रुक गया, जरूरी सामान खरीदा और चुपके से पिछवाड़े के गेट से निकलने को था, लेकिन अचानक नसीब ने धोखा दिया। वहां मौजूद 2 पुलिस वालों ने उसका चेहरा पहचान लिया, नजरें टकराईं। लग रहा था जैसे कोई रास्ता बचा ही न हो। ठीक उसी लम्हे एक कार से 2 कद्दावर पहलवान उतरे और जिमी को खींचकर ले उड़े। उन्होंने जिमी को एक और शख्स से मिलवाया। जब वो चेहरा साफ नजर आया तो जिमी को फौरन एहसास हो गया, ये तो उसके अफगानिस्तान वाले पुराने कमांडर कर्नल लीच थे जिनके साथ उसने जान लड़ी थी। उधर दूसरी तरफ ग्रिफ की मुलाकात हुई जेम्स से, जो अफगानिस्तान में ड्यूटी के दौरान जिमी का साथी रहा था। ग्रिफ को खुलासा हुआ कि जेम्स को हॉलैंड ने पैसे देकर जिमी को शिकार बनाने के लिए लगाया था। ग्रिफ ने जेम्स को मनाने की पूरी कोशिश की, उम्मीद लगाए कि वो आंखें मूंद लेगा ताकि जिमी खुद ही अपना बदला पूरा कर सके। ग्रिफ को साफ समझ था कि जिमी पकड़ा गया तो सबसे ज्यादा फायदा हॉलैंड को होगा, प्रमोशन पक्का, जबकि पुलिस की साख जनता की नजरों में और गिर जाएगी। उसी रात एक मनोरंजन स्थल पर रायन मस्ती में डूबा था, वही रायन जिसने जिमी के माता पिता के कत्ल में हिस्सा लिया था। अचानक एक औरत पास आई और रायन को एक लिफाफा थमा दिया। अंदर डैनी की वो फोटो थी जिसकी मौत हो चुकी थी, खून से सनी तस्वीर। रायन पर खौफ का सैलाब उमड़ पड़ा, चेहरा पीला पड़ गया। तभी उसकी नजर पास के बार पर पड़ी तो देखा जिमी वहीं शांत बैठा सिगरेट सुलगा रहा था। एक पल में रायन घबरा गया, पागलों की तरह भाग खड़ा हुआ और जिमी फौरन उसके पीछे दौड़ा। जब होश आया रायन को समझ आया कि वो दीवार और कार के बीच मजबूती से बांधा पड़ा है, कोई रास्ता नजर न आया। रायन का चेहरा खौफ से लाल हो गया था, मुंह से लगातार माफी की भीख मांगने लगा, मानो उसके झण से मम्मी पापा पर किए उस बेरहम जुल्म भूल चुका हो। जिमी ने एक शब्द न कहा। वो कार में सवार हुआ, इंजन चला दिया और रायन को घसीटता हुआ ले गया। सब कुछ ठंडी खामोशी में खत्म हो गया। उधर एक रेस्तरां में कर्नल लीच प्रकट हुए और खुद ही हॉलैंड के पास पहुंचकर बातचीत शुरू कर दी, लेकिन हॉलैंड ने जानबूझकर अजनबी का ढोंग रचा, उसे नजरअंदाज कर दिया, मानो पहचानते ही ना हो। कर्नल लीच को ये बेरुखी कुछ अखर न गई। वो शांत लहजे में अफगानिस्तान के पुराने दिनों की दास्तान सुनाने लगे, जब वो और जिमी ने तालिबान के खिलाफ कंधे से कंधा मिलाकर खूनी जंग लड़ी थी, गोलियों की बौछारों के बीच जान हथेली पर ली। कहानी का अंजाम एक सख्त चेतावनी थी, हॉलैंड के नाम जिमी कोई मामूली शख्स नहीं बल्कि जंग के लिए ट्रेंड सिपाही है और उसी के साथ पंगा लेना बेवकूफी होगी। हॉलैंड ने कर्नल की बातें सुन तो ली मगर दिल की कानों तक न पहुंचने दिया, लिहाजा बेअसर रहा। तरक्की का लालच सब कुछ ढक चुका था, जिसने उसे जिमी का पीछा करने के लिए और भी बेकाबू बना दिया। उधर दूसरी तरफ वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों की बड़ी बैठक बुलाई गई। पुलिस कमिश्नर और इंस्पेक्टर वर्ल्ड भी मौजूद थे। बैठक की कमान संभाली कमांडर कार्टर ने। बैठक के बीच में कार्टर ने जिमी से जुड़ा फाइल निकाला, जांच रिपोर्ट्स को गौर से देखा और फिर पूरे केस को रद्द करने का हुक्म सुना दिया। वजह साफ बताई, जिमी को स्पेशल फोर्सेस का सदस्य पहचान लिया गया था। कार्टर को यकीन था कि जिमी की महारत और जंग के हुनर अभी भी मुल्क के काम आएंगे। देश को ऐसे सिपाही की जरूरत है। इसलिए कार्टर ने फैसला सुना दिया कि जिमी को वापस उसके एलिट स्पेशल ऑप्स यूनिट में भेज दिया जाए, ट्यूनिशिया फोर्स में, जहां उसकी जरूरत है। उसी रात कैलेब अपने अपार्टमेंट की ओर लौट रहा था, बिन खबर के कि जिमी हर कदम पर उसका पीछा कर रहा था, साए की तरह चिपका हुआ। अचानक कैलेब के होश उड़ गए जब जिमी कहीं से प्रकट हो गया, पिस्तौल उसके मुंह पर तान दी और उसे अपार्टमेंट में वापस धकेल दिया। जिमी ने कैलेब को अपने काबू में कर लिया, उसे जिंदा ढाल बना डाला। बाकी बचे गुर्गों से निपटने के लिए मुनहसिर हथियार कैलेब को कंट्रोल में रखते हुए जिमी ने उसके सारे आदमियों को तमाम कर डाला। फिर उसने तैयार रखी तेजाबी तरल पदार्थ निकाला और टैटू वाले गंजे आदमी के लिए आखिरी हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया। कैलेब अब बिल्कुल बेबस हो चुका था। तिजोरी का पैसा और कई थैलियां नशीले माल को भी जिमी ने सीधे तेजाब के ड्रम में उंडेल दिया। फिर बिना एक पल हिचकिचाए जिमी ने वो तेजाबी तरल सीधे कैलेब के सिर पर उंडेल दिया। सब कुछ ठंडे सन्नाटे में खत्म हो गया। उधर डिटेक्टिव हॉलैंड ने ग्रिफ को अपने दफ्तर में बुलाया। उसे शक हो गया था कि ग्रिफ ने चुपके से जिमी की मदद की है। अधूरा सा दबाव बनाकर पूछताछ शुरू कर दी। हॉलैंड ने सख्ती से हुक्म दिया कि जिमी का अगला निशाना कौन है वो खोल दे, लेकिन ग्रिफ खामोश रहा, एक शब्द भी न उगला। ये हठ देखकर हॉलैंड का गुस्सा फूट पड़ा। उसने फौरन ग्रिफ को केस से हटा दिया। कहानी अब एक प्रिंट अखबार के दफ्तर में शिफ्ट हो जाती है। एडिटर इन चीफ एलेक्स ने अनुभवी रिपोर्टर जूलिया से कहा कि जिमी से जुड़े हादसे पर फौरन आर्टिकल छाप दो, तेजी से काम पूरा करो। थोड़ी देर बाद लंदन के अखबारों ने एक साथ जिमी के इंसाफ की दास्तान छाप दी। ये आर्टिकल्स ने हॉलैंड को पागल बना दिया, जनता को यकीन दिला दिया कि जिमी कातिल नहीं बल्कि आसमान की तरफ से सजा बांटने वाला फरिश्ता है। गुस्से में तमतमाया हॉलैंड फौरन हॉस्पिटल पहुंचा जहां रॉब भर्ती
था। उसने रॉब को सख्त हिदायत दी, जिमी के घर पर धावा बोलो, कुछ ऐसा सामान ढूंढो जो जनता की राय पलट दे और सच को तोड़ मरोड़ दे। रॉब को एक लिफाफा मिला जिसमें एक एड्रेस था। अपार्टमेंट से निकलते ही वो कार में सवार हो गया। कार एक सुनसान जमीन पर रुकी। वहां जिमी पहले से तैयार खड़ा था। उसने रॉब को काबू में कर लिया और आंतरिक अंगों को तबाह करने वाली केमिकल को इंजेक्ट करने की तैयारी करने लगा। जिमी को ऐसा करने से पहले ही रॉब ने कहा, ट्रंक खोलो, अंदर कुछ ऐसा है जो तुम्हें जरूर देखना चाहिए। जैसे ही ट्रंक का ढक्कन खुला, जिमी पत्थर का हो गया। अंदर उसकी पत्नी मॉर्गन का लाश था, उस इंसान को जिससे वो बेपनाह प्यार करता था। इतनी बेरहमी से मरते देखकर जिमी के सारे जज्बात जैसे फट पड़े। गुस्सा अब किसी चीज से बंधा न रहा। उसने बंदूक चलाई और रॉब को मौके पर ही मार डाला। थोड़ी ही देर बाद हॉलैंड के हुक्म पर पुलिस बल पहुंच गया। जिमी को घेर लिया, बंदूकें तानकर चेतावनी दी कि हथियार न चलाओ, फौरन सरेंडर कर दो। उसी वक्त ग्रिफ भी मौजूद था। आंखों के सामने का मंजर देखकर वो दंग रह गया। ट्रंक में मॉर्गन का शव बेजान पाया गया। यहीं से सारी शक की सुई सीधे हॉलैंड पर घूम गई। पूरे तमाशे का मास्टरमाइंड वही था। ग्रिफ भी अपने गुस्से को दबा न सका। उसने सब अधीनस्थों के सामने खुलेआम हॉलैंड को बेनकाब कर दिया। कहा कि हॉलैंड ने जानबूझकर रॉब को हॉस्पिटल से छुड़ाया था, सिर्फ जिमी को ललकारने के लिए। लेकिन वो चाल न सिर्फ नाकाम रही, बल्कि मॉर्गन की जान भी बेकसूर चली गई। जब सारा राज खुल गया तो पूरी पुलिस फोर्स हॉलैंड की साजिश और चालबाजी से सचमुच गुस्से में आ गई। उस गुस्से में उन्होंने जिमी को जाने नहीं रोका, वो मंजर से निकल गया। कुछ दिनों बाद फिल्म दर्शकों को एक देर रात के सीन पर ले जाती है जो सन्नाटे से भरा हुआ था, डरावना तक। एक अंधेरी गली में एक गर्भवती औरत चुपचाप कूड़ा बाहर निकाल रही थी। तभी दो गुंडे अचानक उसके पास पहुंच गए। जब वो दोनों अपनी करतूतों में मशगूल थे, तभी परछाइयों से जिमी अचानक प्रकट हो गया। उसने चिल्लाकर कहा, आंखों में नफरत भरी हुई, सीधे उन संगीत दोनों पर टिकी हुई। फिर धीरे धीरे ठंडी मुस्कान के साथ आगे बढ़ा और यही फिल्म की कहानी का पटाक्षेप हो जाता है। सबको धन्यवाद देखने के लिए। इस फिल्म के बारे में आपका क्या ख्याल है, नीचे कमेंट करें।